हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन 2 का यूनिट नंबर 6 डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। इसमें मैं डिस्कस करूंगी कि कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अकॉर्डिंग टू आईएनसी, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इंडिया के चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिलेबस यही जो कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में आपको इतने सारे पॉइंट कवर करना होगा। इसमें कौन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताऊंगी, यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वन शॉट में इसे कवर करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का, उसमें फेजेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हमें देखना है, जिसमें प्री टेस्ट, इंट्रा टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे, नर्सिंग फाउंडेशन 1 पूरा ख़त्म हो चुका है, 2 में भी 5 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, और आज हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जिसमें फेजेस देखने से पहले देख लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है। यह डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल किसी भी डिजीज कंडीशन का डायग्नोसिस पता करने के लिए, मॉनिटरिंग देखभाल, वो फंक्शन ऑर्गन कैसे कर रहा है, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए, और जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कोई भी डिजीज कंडीशन है तो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे किडनी की कोई डिजीज है, उनको ट्रीट जब दे रहे हैं तो वो सही मतलब ट्रीटमेंट है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं ट्रीटमेंट, उस रिस्पॉन्सेस को भी चेक करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं, किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स सही है उनके बॉडी में कि नहीं, उसको पता करने के लिए ये किया जाता है। इसमें 3 फेज जो हमें देखना है अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस। प्री टेस्ट आता है, मतलब टेस्ट से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मेन फोकस जो है वो क्लाइंट मीन्स कि पेशेंट को प्रिपेयर करना है, मतलब उनको बताना है कि हाँ आपका ये टेस्टिंग होने वाला है। जैसे कोई भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंट को बताना समझाना होता है, तो उस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब इसी टाइम पे आपसे जो क्लाइंट है, उनके रिलेटिव या फिर खुद जो पेशेंट है आपसे कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो उसका आपको आंसर भी देना है प्री टेस्टिंग के टाइम पे ही। इंट्रा टेस्ट क्या होता है? इस द मेन फोकस ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, मतलब कि स्पेसिमेन कलेक्शन के मतलब जो सैंपल लिया जाता है उस पे आपका मेन फोकस करना है वो टेस्ट के लिए। जैसे हमें ब्लड लेना हो, ज़्यादातर ब्लड के थ्रू ही टेस्टिंग होगा, या फिर स्पूटम लेना हो, यूरिन लेना हो, तो उस टाइम पे आपको उसी पे ध्यान देना है। कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे आपको ध्यान देना है वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, जैसे कि स्टेराइल टेक्निक यूज करना है। आप ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, फिर यूरिन का ही ले रहे हैं, कल्चर के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पे स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है, जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। इंश्योर द करेक्ट लेबलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेन। और इस टाइम पे आपको और क्या ध्यान देना है कि लेबलिंग, वहाँ पे नेम डेट ये सब लिखना होता है, वो करना है, कैसे स्टोर करके और जल्दी से ट्रांसपोर्ट करना होता है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट हमारा आ जाता है पोस्ट टेस्ट। इसका मतलब है कि जब आप सैंपल ले लिए, इसके बाद क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो यह जो है वो कल्मिनेट्स है, मतलब कि ये एंड फेज है। इसमें जो है वो फाइनल वैल्यू का पता चलता है, लैब में हम लोग भेजते हैं, तो उस रिजल्ट को हमें इंटरप्रेट करना होता है कि नॉर्मल से ज़्यादा है, कम है, पैथोलॉजी या फिर डायग्नोसिस कैसा आया। पैथोलॉजी का मतलब जैसे कि हम लोग बायोप्सी करवाते हैं तो उसकी सेल की हिस्ट्री कैसी है, मतलब डिजीज कंडीशन को पता करने के लिए सारी चीज़ों को हम लोग अब उसी में रिजल्ट देखते हैं पोस्ट टेस्टिंग में। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए आपको जानना था। अब कॉमन इन्वेस्टिगेशन एंड क्लिनिकल इम्प्लीकेशन अलग से आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। इसी के अंदर अब सारे पॉइंट आएंगे कि कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। फिर मैं लास्ट में ये भी बता दूंगी कि एग्ज़ाम में कौन इम्पॉर्टेंट है और लिखना कैसे है। कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम लोग सीबीसी बोलते हैं, इसके बारे में सबको थोड़ा आइडिया होगा। ये क्या है? ये जब ब्लड टेस्ट इसको यूज करते हैं ओवरऑल हेल्थ को, किसी का भी, आप मेरा या फिर किसी का भी थोड़ा सा भी अगर कोई भी कंडीशन अगर हमें ख़राब लगता है तो हम लोग
जाते हैं हॉस्पिटल तो ये CBC ज़रूर लिखा जाता है। ये ओवरऑल हेल्थ डिटेक्ट वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर इंक्लूडिंग एनीमिया हो गया, कोई भी इन्फेक्शन जैसे फीवर भी हो तो इन्फेक्शन भी ब्लड से ही पता चलता है। ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर है ये CBC से ही हमें पता चलता है। ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में ये मतलब सर्कुलेट होता है, तो कोई भी डिजीज़ कंडीशन का पता करना हो तो ज़्यादातर हम लोग CBC करवाते हैं। बेसिकली कोई भी इन्फेक्शन नॉर्मली भी हो गया हो तो ल्यूकेमिया सबको पता है, ब्लड कैंसर होता है, तो ये CBC से सारी चीज़ें पता चलती है। इसमें ल्यूकेमिया में आगे आप पढ़िएगा कि WBC काउंट हाई हो जाती है, RBC प्लेटलेट से सब कम हो जाता है, तो ये उससे पता चलता है। CBC का मेन रीज़न क्या है कंप्लीट ब्लड काउंट का, तो सबसे पहले हम लोग पहले भी देखें कि ओवरऑल हेल्थ का ये रिव्यू देता है। इसके बाद कोई भी मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस पता करने के लिए और मॉनिटर मेडिकल कंडीशन कि अगर वो वहाँ पे है तो उनका सही से जो ट्रीटमेंट या फिर उनकी कंडीशन में सुधार हो रही है या नहीं हो रही है। फिर वही मेडिकल ट्रीटमेंट को पता करने के लिए कि अगर इन्फेक्शन था, हमने उन्हें या फिर किसी को ये टाइफॉइड था तो उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया, तो दोबारा CBC करवा के देखेंगे कि उनकी कंडीशन ठीक है कि नहीं है, तो ट्रीटमेंट का भी पता करने के लिए ये इसको यूज करते हैं। तो CBC के जानने के बाद उसके रीज़न क्या है वो देखने के बाद अब हमें देखना होगा रिजल्ट। आपको रिजल्ट पता होगा तभी आप उस वैल्यू को इंटरप्रेट कर पाइएगा। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे हेमाटोक्रिट ये सब सभी का बहुत सारा वैल्यू होता है, लेकिन बेसिकली आपको 3-4 वैल्यू जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है और आप पहले भी पढ़े होंगे। सबसे पहले RBC कंप्लीट ब्लड काउंट में रेड ब्लड जो सेल है उसका काउंट अगर देखें तो नॉर्मली कितना होता है 4.5 से 6.0 मिलियन पर म्यूल। अगर हीमोग्लोबिन का देखें तो हीमोग्लोबिन नॉर्मली कितना होना चाहिए 12 से 18 ग्राम पर 100 ml। और वही वाइट ब्लड सेल कितना होना चाहिए तो ये 5000 से 10,000 पर म्यूल होना चाहिए। प्लेटलेट्स का ये 1,50,000 से 3 लाख पर म्यूल जो है ये होना चाहिए, जो कि नॉर्मली आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। ये नॉर्मल सी वैल्यू आपको हर समय याद रखना होगा। एक मेरे पास हॉस्पिटल का रिपोर्ट है CBC का, इसमें अगर आप देखें तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो कि इतनी सारी चीज़ें रहती है इसमें ताकि आपको एक आइडिया लग सके, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, RBC काउंट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। MCH MCHC उतना याद तो नहीं रह पाएगा, लेकिन जो मेन है RBC WBC में भी न्यूट्रोफिल, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आते हैं वो सारी चीज़ें भी आपको याद नहीं भी रखिएगा लेकिन उसमें रहती है। फिर प्लेटलेट्स काउंट से सब सारा चीज़ रहता है, मे भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे रेफरेंस रहता है कि इतना होना चाहिए, और ये पेशेंट का वैल्यू रहता है कि इतना आया है तो कम है या फिर ज़्यादा है। ये आप नॉर्मली हॉस्पिटल में भी देखे होंगे। म्यूल का मतलब है माइक्रोलीटर। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं बेसिकली जब सैंपल कैसे इसका कलेक्शन किया जाता है। जब कंप्लीट ब्लड काउंट का ब्लड सैंपल हमें लेना हो तो ड्यूरिंग CBC लैब टेक्नीशियन विल बी ड्रॉ ब्लड फ्रॉम वेन। बेसिकली लैब जो टेक्नीशियन होते हैं वे लोग लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को भी नर्सेस को भी लेना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, वाइल इसके लिए कौन होता है, हम पहले भी शॉर्ट वीडियो में मैं डाली हूँ। जो पर्पल कलर का वाइल है उसमें जाता है EDTA वाइल में। तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक से वाइप कर देना है। टॉर्निकेट आर्म के जहाँ वेन है उसके ऊपर आपको बांध देना है। इसके बाद ऐसा टॉर्निकेट क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि वेन जो है वो स्वेल हो सके। इसके बाद नीडल जो है वे वेन में इंसर्ट करना है। कलेक्ट इनटू द वाइल, जो EDTA वाइल होता है पर्पल कलर का, उसमें कलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टॉर्निकेट जो आप बांधे थे उसको रिमूव कीजिए। इसके बाद कवर द एरिया, बैंडेज से उस एरिया को कवर करना होता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। इसके बाद जो सैंपल लिए उसको लेबल कर दीजिए और लैब में उसे भेज दिया जाता है एनालिसिस के लिए। वहाँ से रिपोर्ट बन के आती है। तो ये था कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें बेसिकली आप वैल्यू याद रख लीजिएगा, ये होता क्या है, क्यों किया जाता है, हमारे ओवरऑल बॉडी का सारा कोई भी इन्फेक्शन हो, एनीमिया हो, ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए। और फिर कैसे इसका सैंपल लेते हैं वो बस आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट।
सो सीरम इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कि हमारे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। बेसिकली सीरम किसे बोलते हैं? हमारे बॉडी में ब्लड सेल होता है, सॉरी ब्लड जब हम पूरा ले तो उसमें ब्लड सेल होता है जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स आता है। इसके बाद प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में से अगर प्लाज्मा में हमें पता है कि फिब्रिनोजन पाया जाता है, फिब्रिनोजन को अगर हटा दिया जाए प्लाज्मा में से तो उसे सीरम बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो वही बेसिकली हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जिसका बहुत सारे फंक्शन है, वो नॉर्मल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट फाउंड इन द ब्लड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द बॉडी। इसी के वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बॉडी में कंडक्ट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। हमारा हार्ट भी यही सब इलेक्ट्रोलाइट के वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। तो ये कम या ज़्यादा है, डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। एन इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कैन हेल्प डिटरमाइन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी। कोई इम्बैलेंस तो नहीं हो गया उसको पता करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट को किया जाता है। अगर अच्छे से और पर्पस देखें तो टू असेस प्रॉब्लम इन द वाटर एंड पीएच बैलेंस ऑफ बॉडी, ये इस टेस्ट के थ्रू जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट है उससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है या नहीं, पीएच बैलेंस है या नहीं, ये सारी चीज़ें पता चलती है। बेसिकली हम लोग देखेंगे सोडियम से ये पता चल जाता है कि सोडियम अगर बॉडी में कम है तो वाटर भी कम होगा, क्योंकि सोडियम अगर बाहर जा रहा है किडनी से फिल्टर होकर तो वाटर भी, तो इस तरह से पता चलता है। आगे भी आप बायोकेमिस्ट्री में भी मैं पढ़ाई हूँ, वहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यह जो है पार्ट ऑफ चेकअप डायग्नोस्टिक किडनी डिजीज। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से ब्लड फिल्टर यहाँ ही आके होता है, तो जो हमारे बॉडी में ज़्यादा है वो किडनी के थ्रू ये फिल्टर हो जाता है, और कई बार यहाँ से ही अगर कम हो तो फिल्टर भी हो गया है तो ये कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब होता है। तो वो किडनी सही से अगर काम कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में सही होगा, और अगर किडनी में कोई भी डिजीज हो तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि इसी को फिल्टर रीअब्जॉर्ब करना है, सिक्रेट करना है, और अगर ये ख़राब हो तो ये चीज़ें रुक जाती है जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल वैल्यू सब देखेंगे। ये और क्या काम करता है तो मस्कुलर वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट या फिर कार्डियक एरिथमिया भी इससे पता चलती है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प, सोडियम में सब हेल्प करता है, कैल्शियम हेल्प करता है, फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद इरेगुलर हार्ट बीट, जैसे कि पोटेशियम ज़रूरी है ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन अगर वही हाइपोकैलेमिया हो जाए तो कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलती है। तो वो सारी कंडीशन को पता करना हो हमें तो, या फिर ये सब कंडीशन अगर पेशेंट में दिख रही हो तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाना पड़ता है। इसके बाद मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट एफिकेसी किडनी डिजीज एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किडनी डिजीज पहले भी हम लोग देखे, या फिर ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट सही से हो रही है कि नहीं तब भी हम लोग इसका टेस्ट करेंगे। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, SCO3 जो है वो कम हो जाता है, और SCO3 इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग देखेंगे, इससे पता चलता है कि हाँ SCO3 कमी है, इसीलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। तो ये था पर्पस कि सबसे पहले वाटर और पीएच की वैल्यू पता करने के लिए, या फिर किडनी डिजीज पता करने के लिए, कार्डियक एरिथमिया ऐसा पता करने के लिए, या फिर किडनी की ट्रीटमेंट भी चल रही हो तो सही से वो किडनी अब काम कर रहा है कि नहीं वो देखने के लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सब की कंडीशन हो तो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट हमें करवाना पड़ता है, डॉक्टर लिखते हैं। अब कौन कौन से नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी क्या वैल्यू होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे MCQ बहुत बार नोट सेट में भी आया है और आपके यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, और अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन है तो ये नहीं लिखेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। तो एक बार इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। सोडियम हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका वैल्यू कितना होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका SI यूनिट है। पोटेशियम कितना होता है 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड का अगर हम लोग नॉर्मल वैल्यू देखें जो कि प्लाज्मा में कितना पाया जाता है तो 98 से 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाइकार्बोनेट जो कि हम लोग देखे थे जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ये कम हो जाती है, तो अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है तो SCO3 कितना है ये इलेक्ट्रोलाइट से ही पता चलेगी। तो अगर ये नॉर्मल अगर देखें तो
22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन एसिडोसिस की कंडीशन में 22 से कम हो जाएगा। कैल्शियम की अगर नॉर्मल वैल्यू देखें तो 8.5 से 10.5 mg पर DL में ही ज़्यादातर इसे प्रीफर करते हैं, लेकिन मिली इक्विवेलेंट में देखें आपको यही वैल्यू याद रखना है 8.5 वाला। मिली इक्विवेलेंट में 4.3 से 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। एक फॉस्फोरस इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं हमारे बॉडी में जो कि 2.5 से 4.5 mg पर DL होता है इसका नॉर्मल वैल्यू। इसे mg पर DL में ही मेजर करते हैं। तो ये इतनी इलेक्ट्रोलाइट कम से कम आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको प्रिपरेशन मीन्स कि कैसे उसका सैंपल लेने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि वो पानी पिए, हाइड्रेटेड रहे, जिसके कारण अगर वो अच्छे से पानी पीता है तो ब्लड वेसल्स ईजियर दिखते हैं। इसके बाद उसे कोई भी स्मोकिंग से बचाना है, निकोटीन ये सब ना लेने के लिए बोलिए, क्योंकि निकोटीन ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि निडल आप जब वेन में इंसर्ट कीजिएगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। अब सैंपल फॉर जब कैल्शियम या फॉस्फोरस का या फिर मैग्नीशियम का अगर हमें लेना हो स्पेसिफिकली डिजीज कंडीशन का पता करने के लिए, तब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 8 आवर का कम से कम फास्टिंग उसे रहना चाहिए। वैसे डॉक्टर इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को भी ये पता होना चाहिए। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट में आपको इतना ही ध्यान रखना है, नॉर्मल वैल्यू ये सब उसका पर्पस और प्रिपरेशन आप बस ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारा नर्सिंग फाउंडेशन 2 का जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। सो नेक्स्ट हमारा है लीवर फंक्शन टेस्टिंग। लीवर फंक्शन टेस्ट में बेसिकली वही चीज़ें हैं, यही सिलेबस हमारा बायोकेमिस्ट्री में भी है और मैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ जो लिपिड वाला चैप्टर है, तो इसमें मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी। आपको ये चाहे बायोकेमिस्ट्री हो या फिर फंडामेंटल, एक ही कंटेंट आपके दिमाग में बस होना चाहिए। बहुत लोग तो देख चुके होंगे, अगर आप नहीं भी देखे हैं तो LFT एंड लिपिड लिपोप्रोटीन प्रोफाइल टेस्ट मैं दोनों का वीडियो डाल चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि ये वन शॉट है, यहाँ पे भी ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपका हर एक टॉपिक एटलीस्ट क्लियर है। देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट बेसिकली क्या, लीवर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। इसमें बेसिकली एंजाइम्स का टेस्ट पता करने के लिए मतलब उसका टेस्ट किया जाता है। लीवर हमारा बहुत सारा एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे ALT, AST, ये सब सारा चीज़ वहाँ पे मैं बता चुकी हूँ, उसका नॉर्मल रेंज ये सब पता होना चाहिए। वो वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ों की अगर वैल्यू सही है मीन्स कि ये सही काम कर रही है। और इसमें एक पॉइंट जो आपको जोड़ना होगा, ये सारा चीज़ जैसे कि आप SGOT या फिर ब्लड अमोनिया ये सब सारा चीज़ वहाँ मैं बता चुकी हूँ, तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो सब लिखने के बाद वैल्यू, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट होता है तो आपको लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में लिखना है, इंडिकेशन उसका लिख देना है कि हाँ ये चीज़ें होती लीवर में कोई डिजीज एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर अगर लीवर की कंडीशन में ट्रीटमेंट भी चल रहा हो तो उसे वो सही है कि नहीं, रिस्पॉन्सेस को देखने के लिए हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग बिलिरुबिन, क्योंकि ये लीवर में बनता है, उस वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। बिलिरुबिन एंजाइम्स को देखते हैं। इसके बाद ये जो सीरम प्रोटीन एल्बुमिन ग्लोब्युलिन है, हमें पता है कि ये लीवर से ही इसको लीवर ही बनाता है, तो ये सब की भी वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। वो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है तो उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम लोग अमोनिया भी देखते हैं, क्योंकि ये जो एमिनो एसिड जो है वो कैटाबोलाइज होता है, अमोनिया के फॉर्म में बनता है, तब जाके यूरिया ऐसा बनता है। तो ये सारी चीज़ें ये लीवर में जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी चीज़ों को चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आपको क्योंकि ये फंडामेंटल में प्रोसीजर का मेन ध्यान रखना होता है, तो प्रिपरेशन वाला पॉइंट आप बस ऐड कर लीजिएगा कि इसमें कोई फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लीवर फंक्शन टेस्ट में ब्लड सैंपल लेने से पहले। लेकिन सर्टेन मेडिकेशन जो है वो इस जो लीवर फंक्शन टेस्ट का जो वैल्यू है वो अफेक्ट कर सकता है, तो वो छोड़ना होता है, डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। ड्यूरिंग टेस्ट हमें क्या ध्यान देना है, ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा
कि ड्रॉ ब्लड थ्रू द स्मॉल नीडल इंसर्टेड वेन में इंसर्ट करके नीडल को और अटैच अ स्मॉल ट्यूब और ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं और आफ्टर टेस्ट क्या करना है, लेबोरेटरी में इसे भेजना है एनालाइज करने के लिए। और हम लोग क्या करते थे, लास्ट में हम लोग फेज में यही करते थे कि रिजल्ट का इंटरप्रेट करते थे, तो यही पॉइंट आपको लिख देना है। सो ये हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल या फिर लिपिड प्रोफाइल या लिपोप्रोटीन प्रोफाइल एक ही चीज़ है, वहाँ पे लिपिड प्रोफाइल मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी हम लोग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू ये सबको पता करते हैं। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। और इससे ये मेन हो जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री हो या फिर नर्सिंग फाउंडेशन, 2 बार आपको नहीं पढ़ना होगा, एक ही बार से आपका कम टाइम में दोनों चीज़ें हो जाएगी। एलएफटी या फिर लिपिड, ये बायोकेमिस्ट्री का भी इम्पॉर्टेंट है और फंडामेंटल का भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सीरम ग्लूकोज, जिसमें ACPC और HbA1c दिया हुआ है। तो सीरम ग्लूकोज सबको पता है, डायबिटिक मेलाइटस का चांसेस बहुत ज़्यादा, अभी इंडिया में इसका हाई रेट हो गया। तो ये नॉर्मल इंसान किसी को भी अफेक्ट कर रहा है, तो इसका टेस्टिंग कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल का पता करेंगे, यही चीज़ें देखेंगे। लेकिन इसमें ACPC क्या दिया हुआ है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए AC एंड PC जो है कंटेक्स्ट ब्लड मॉनिटरिंग, जो कि रेफर करता है कि मेजरमेंट, AC मतलब होता है एंटी सीबम एंड PC मतलब होता है पोस्ट सीबम। तो सीबम क्या है, हमें ये तो पता चल रहा है कि एंटी बिफोर हमें करना है और एक आफ्टर करना है। सीबम का मतलब मील होता है। तो खाना खाने से पहले ब्लड का मतलब सैंपल लेके और वो चेक करना उसमें ग्लूकोज का लेवल, और खाना खाने के बाद। तो ये AC और PC का आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि AC मतलब एंटी सीबम होता है और सीबम का मतलब मील होता है, ठीक है। नेक्स्ट HbA1c का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c। अबे होता क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। HbA1c या फिर खाने से पहले और खाने के बाद नॉर्मल वैल्यू, ये सब हम लोग देखेंगे। सो ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए बहुत सारे जो है वो टाइप्स आता है, जिससे हम लोग ब्लड कितना शुगर कितना है ब्लड में वो पता करते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप मेथड आता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये रैंडम से मतलब ही समझ में आ रहा है कि इसके लिए कोई फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अभी हॉस्पिटल गए, आपको अभी ही डॉक्टर या फिर नर्सेस वो मतलब तुरंत आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है उसका एनालिसिस करेगी। अ सैंपल ऑफ ब्लड टेकन मेनी टाइम कैन बी यूजफुल टेस्ट डायबिटिक सस्पेक्टेड। थोड़ा सा भी लग रहा है कि इस पेशेंट को डायबिटिक है तो सैंपल लेके और चेक कर देना। अगर ये रैंडम ब्लड शुगर लेवल 200 mg/dl आ गया या फिर 11.1 मिलीमोल पर लीटर आ गया, मिलीमोल पर लीटर में इतना होता है और mg/dl में 200, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और इतना या फिर इससे ज़्यादा आ गया तो वो पेशेंट डायबिटीज बोले जाते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आपसे पूछेगा। इसके बाद लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, कभी भी रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल को से हम लोग नहीं बोल देंगे कि उसको डायबिटिक। अगर इतना वैल्यू आ गया या फिर इतना से ज़्यादा रहा तब भी हम लोग डायबिटिक नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम लोग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, तभी हम लोग उसे डायबिटिक बोलते हैं। तो यही जो AC है ना, एंटी सीबम, हम लोग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे खाने से पहले, इसमें फास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्लड टेस्ट टेकन मॉर्निंग बिफोर एनीथिंग मोर एक्यूरेट टेस्ट, कुछ वो ना खाया पिया हो तब हम लोग ये टेस्ट को करते हैं ताकि एक्यूरेट टेस्टिंग आ पाए। डू नॉट ईट एनीथिंग, सिर्फ वाटर वो ले सकता है। 8 to 10 आवर की फास्टिंग होना चाहिए, मतलब वो नाइट में खाया और उसी टाइम से जो वो फास्टिंग में है, सुबह मॉर्निंग में जाके अपना वो चेक करवा लेगा। प्री डायबिटिक लेवल ऐसे नॉर्मल, इसे अगर 100 से कम है तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर हम लोग अभी करवाएं, हम लोग में अगर डायबिटिक ना हो तो 100 इसका नॉर्मल रेंज आएगा जब फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करवाएंगे तो। लेकिन अगर
100 से ज़्यादा या फिर एकदम से 100 आ रहा है, 100 से कम है तो हम लोग ठीक है, 100 से ज़्यादा या फिर 100 के बराबर आ रहा है और कितने से कितने के बीच में, 126 से कम होना चाहिए और 100 या 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लोग प्री डायबिटिक बोलेंगे। वही मिलीमोल पर लीटर में 7.8 से ज़्यादा एंड 11.1 से कम हो तो उसे प्री डायबिटिक बोलेंगे। डायबिटिक कब बोलते हैं, मतलब प्री डायबिटिक का मतलब क्या है कि अभी उनको डायबिटिक नहीं है, होने की चांसेस है। डायबिटिक कब होगा, जब 126 हो जाए या फिर 126 से ज़्यादा हो जाए mg/dl में, तो वो डायबिटिक पेशेंट है। अगर मिलीमोल में देखें तो 11.1 से अगर वो के बराबर, यहाँ तो देखे थे कि कम है और यहाँ अगर ज़्यादा हो जाए तो वो डायबिटिक है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का ये पॉइंट नॉर्मल वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये MCQ में आया हुआ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसी को हम लोग जो है वो PC यानी पोस्ट इबम की इस यहाँ पे ग्लूकोज देंगे, इसके बाद टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट जो है रिक्वायर ओवरनाइट फास्टिंग रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ओरली हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज दे देते हैं और 2 घंटे के बाद जो है वो ब्लड को लिया जाता है। तो वो क्योंकि उनको ग्लूकोज डायरेक्ट मिला तो उनके ब्लड में ग्लूकोज आ जाएगा, तब टेस्ट करते हैं। तो अगर लेवल 11.1 मिलीमोल पर लीटर या फिर यही mg/dl में 200 mg/dl से ज़्यादा आ जाए तो उनको डायबिटिक बोलते हैं। ये उतना भी यूज़ नहीं होता है, प्रेगनेंसी ये सब में ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग ऐसे बायोकेमिस्ट्री में भी इसको डिस्कस किए थे। ज़्यादातर हम लोग जो फास्टिंग ग्लूकोज वाला जो है टेस्ट उसी को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और एक अभी एडवांस लेवल में आया है HbA1c। ये क्या है, डन एवरी, जिनको डायबिटिक है वो 2 से 6 मंथ पे डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना है। ये मेजरमेंट एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर द पास्ट 2 या 3 मंथ, बेसिकली 3 मंथ आपको ध्यान रखना है। 3 मंथ पीछे तक आपके ब्लड का लेवल कितना था ये HbA1c टेस्ट से हमें पता चल जाता है। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बेसिकली यही मेन है। अब आता है कि ये क्या मेजर करता है, तो ब्लड शुगर लेवल को ही मेजर करता है। कैसे, तो इसको HbA1c क्यों बोला गया कि RBC में HB हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसमें यही देखा जाता है कि अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो RBC में जो हीमोग्लोबिन है उससे वो चिपक जाता है, कोटेड हो जाता है और टेस्ट में पता चल जाता है कि कितने हीमोग्लोबिन जो है वो शुगर से कोटेड है। ज़्यादा होगा तब ये चिपक जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और ये पता चल जाता है। नॉर्मली तो ये 5.7 से 5.7 से 6.4 अगर परसेंटेज में आ रहा है, जो कि नॉर्मली अगर डायबिटिक ना हो तो वो सही है। लेकिन अगर ये वैल्यू 6.5% से के बराबर या फिर ज़्यादा आ रहा है तो डायबिटिक बोलेंगे। तो ये पॉइंट बस याद रख लीजिएगा, फास्टिंग वाला मेन है कि 126 ये बेसिकली मेन है। अगर 100 है, 100 से नीचे है तो उनको डायबिटिक नहीं है अगर फास्टिंग में लिया गया तो। अगर 100 से 126 के बीच में मतलब 100 है और 126 से नीचे है तो उनको प्री डायबिटिक बोलेंगे। और अगर बराबर आ जाए 126 से या फिर इससे ज़्यादा हो जाए 126 से तो उनको डायबिटिक बोलेंगे। ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। और एक ये वाला ध्यान रख लीजिएगा कि HbA1c का नॉर्मल वैल्यू इतना होता है और डायबिटिक कब बोलेंगे, जब 6.5% से के बराबर या फिर ज़्यादा हो जाए। तो दो ही बात आप बस ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है कि मॉनिटरिंग कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोमीटर रैंडम ब्लड शुगर, इसका शॉर्ट में है GRBS। तो ये आ सकता है जिसका फुल फॉर्म है ग्लूकोमीटर रैंडम ब्लड शुगर। कैसे करते हैं वो चीज़ को हमें बता देना। तो ये कैपिलरी हमारे ये फिंगर टिप में है, वहाँ पे लैंसेट से प्रिक करके और एक स्ट्रिप पे ब्लड डाल के और वो ग्लूकोमीटर में डाल दिया जाता है और उसी से वैल्यू आ जाती है, इस ग्लूकोमीटर में लिखा जाता है। तो उसे कैसे करते हैं, कुछ स्टेप्स बस आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोमीटर रैंडम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलरली इज नेसेसिटी फॉर डायबिटिक क्लाइंट। इसे घर पे भी जो डायबिटिक पेशेंट है उनका हर एक समय उनको मॉनिटर करना रहता है। तो हर बार तो वो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, हर बार तो उनका फास्टिंग ग्लूकोज सैंपल ये सब लेके वो नहीं करवा सकते। तो उनको लिए ग्लूकोमीटर जो कि वो
डॉक्टर बोलते हैं कि आप खरीद लीजिए और हर समय देखते रहिए कि आपका शुगर लेवल कितना है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ये हेल्पफुल होता है डिटरमाइन द बेस्ट स्ट्रेटजी टू मैनेजिंग ब्लड शुगर। इससे हर एक समय पता चलते रहता है पेशेंट को, जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं, कि मेरा भी ब्लड शुगर लेवल कितना है। तो उनको जब अगर देखे कि मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल हो गया तो वो तुरंत डॉक्टर के पास आ करके और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो स्वीट्स को एकदम अवॉइड कर सकते हैं, अच्छा खाना, इस तरह से मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। तो ये जो ग्लूकोज टेस्टिंग जो रूटीन यानी कि जो ग्लूकोमीटर से किया जाता है, उसके लिए 7 स्टेप ध्यान रखना है। नॉर्मली जैसे कि आपके घर में किसी को डायबिटिक हालांकि ना हो वो अच्छा है, अगर है तो उन्हें, या फिर आपके पास पेशेंट अगर आए, ग्लूकोमीटर कैसे यूज़ करना है तो ये पॉइंट को आपको बताना होगा। सबसे पहले हैंड को वॉश कर लेना है। घर में सॉप रहता है तो वार्म थोड़ा सा वाटर होना चाहिए और सॉप के साथ, और उसे अच्छे से ड्राई कर लेना होता है। और अगर आप यही चीज़ ग्लूकोमीटर से हॉस्पिटल में कीजिएगा तो आपको वहाँ पे स्प्रिट रहेगा, उससे फिंगर टिप को जो है वो वॉश कर लेना है। इसके बाद ड्राई होने देना अच्छे से, तब जो है वो एल्कोहल स्वैब मेक्स योर एरिया ड्राई बिफोर टेस्टिंग। एल्कोहल स्वैब तो घर में नहीं होती है, अगर है तो एल्कोहल स्वैब से भी उसे वॉश कर लेना है और उसे ड्राई कर लेना है। प्रिपेयर द क्लीन नीडल फॉर इंसर्ट इनटू लैंसेट डिवाइस। एक ग्लूकोमीटर होता है, नॉर्मली आप लोग देखे होंगे, और एक डब्बा में ये स्ट्रिप होता है और एक लैंसेट होता है, एक नीडल होता है। नीडल को इसमें ये करते हैं, अटैच करते हैं, और इसके बाद जो है सबसे पहले नीडल को ये लैंसेट में लगा लेंगे। इसके बाद ये कंटेनर से जो डब्बा रहता है उससे स्ट्रिप को निकालना होता है, और स्ट्रिप को साइड ऑफ योर फिंगर टिप लैंसेट, देखिए स्ट्रिप को निकाले, उसको बंद कर दिए। इसके बाद आपको जो लैंसेट होता है जिसमें आप नीडल लगाए उसको साइड में प्रिक कीजिए। मेक श्योर द ड्रॉप ऑफ ब्लड इनफ एक्यूरेट रीडिंग नोट टच स्ट्रिप। इसके बाद जैसे ही इसमें निकाले, स्ट्रिप में आपको वो जो ब्लड आया वो ऐसे रख लेना है, और उसके बाद कभी भी इस स्ट्रिप को आपको टच नहीं करना। और लास्ट 7 स्टेप आ जाता है कि जो प्रिक किए, अगर वहाँ से ब्लड आ रहा है तो गॉज पैड से आपको रोक के प्रेशर बना के रखना है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन आपको मैं समझा देती हूँ। कुछ नहीं है, सबसे पहले ग्लूकोमीटर जो होगा, एक डब्बा में स्ट्रिप होगा, इधर लैंसेट होगी जिसमें नीडल को ये सेट करना है। फिर आप सबसे पहले वो स्ट्रिप, सबसे पहले तो ये नीडल जो है वो लैंसेट में लगाएं, फिर डब्बे से स्ट्रिप को निकाले, लैंसेट को प्रिक करना है और उस स्ट्रिप पे ब्लड आएगा, उस ग्लूकोमीटर में वो लगेगा और वो सही मॉनिटरिंग दे देगा। वो उस ग्लूकोमीटर में बता देता है कि कितना इसका वैल्यू है, ब्लड में कितना शुगर लेवल है। और फिर अगर ब्लीडिंग तो नॉर्मली बहुत कम होती है, अगर हो रहा है तो प्रेशर देके उसे बंद कर देना है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से वॉश करके, प्रिक करके, और कैसे ग्लूकोमीटर का यूज़ करना है। स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है। हम लोग मॉनिटरिंग कैपिलरी ब्लड हम लोगों का हो गया, GRBS। ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा कि GRBS क्या होता है, इसके बाद आप लिख लीजिएगा एग्जाम में। तो GRBS का फुल फॉर्म है ग्लूकोमीटर रैंडम ब्लड शुगर, जो कि अभी तक आप जान चुके। स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन फॉर स्पेसिफिक और रूटीन टेस्ट लाइक स्टूल कल्चर, डिटेक्ट एब्नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए स्टूल फिशेस का एग्जामिन क्यों किया जाएगा, उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए, जो कि एलिमिनेशन नीड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो येलो होता है, उसका कंसिस्टेंसी कैसी होती है। और फिर स्टूल कल्चर मीन्स कि अगर उसमें कोई बैक्टीरिया ऐसा प्रेजेंट हो तो उसे पता करने के लिए स्टूल का सैंपल लेते हैं और लैब में उसका एग्जामिन करते हैं। पर्पस क्या है, तो सबसे पहले कोई पैथोजन मीन्स कि बैक्टीरिया वायरस को पता करने के लिए, कोई ब्लड वो या पैरासाइट तो उसमें नहीं है उसको पता करने के लिए, फैट पता है, फैट ज़्यादा है स्टूल में, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए स्टूल का कलेक्शन किया जाता है, सैंपल लिया जाता है और उसे एग्जामिन या टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि ग्रॉस का मतलब क्या, जो दिख रही है, उसका कलर देखेंगे, देखा जाता है, कंसिस्टेंसी देखा जाता है, उसका ऑर्डर देखा जाता, मतलब डिजीज कंडीशन में ये परफॉर्म किया जाता है। इक्विपमेंट अगर देखें कि स्टूल का सैंपल लेंगे कैसे, तो सबसे पहले एक स्पेसिमेन, अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन कंटेनर होना चाहिए, जो कि डब्बा होता है।
स्पैचुला होना चाहिए। स्पैचुला क्या है, बेसिकली ये वुडन या फिर स्टील का होगा, जिससे कि स्टूल को उस कंटेनर में डाला जाता है। एक बेड पेन होना चाहिए, क्योंकि स्टूल पास करेगा वो बेड पेन में ही, इसके बाद बेड पेन से स्पैचुला के थ्रू कंटेनर में डाला जाता है। ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि बिना ग्लव्स के ये काम कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। वेस्ट पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले प्राइवेसी ये सब प्रोवाइड कर देना, नॉर्मल चीज़ें जो कि हर में मैं बताती हूँ। ये कॉमन सेंस आप लिख लीजिएगा पहले। इसके बाद उन्हें बेड पेन देना है जो क्लीन ड्राई रहेगा, और इसके बाद इंस्ट्रक्ट नोट कंटामिनेट, मतलब उनको बताना है कि कभी भी इसमें यूरिन पास मत कीजिए, क्योंकि वो गंदा हो जाएगा, फिर स्टूल नहीं आप ले पाइएगा। और नर्स जो है वो ग्लव्स को वियर करेगी। इसके बाद विल कलेक्टिंग स्पेसिमेन, अब वहाँ लेना है उसका सैंपल। कलेक्ट स्टूल स्पेसिमेन विथ क्लीन स्पैचुला जो था, एक वुडन या फिर स्टील का होता है, उससे जो है वो कलेक्ट कंटेनर में करना होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रूटीन स्टूल का मतलब नॉर्मली चीज़ों को देखना है कि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसा है। तो हम लोग उतना स्पैचुला जो है वो बस क्लीन होना चाहिए। लेकिन अगर कल्चर टेस्ट अगर स्टूल का करना हो तो उसमें बैक्टीरिया पैथोजन का पता करना होता है। तो स्टेराइल मतलब पूरी तरह से उसमें जो वेजिटेटिव फॉर्म में भी सारी चीज़ें वो हट जानी चाहिए, पूरी अच्छी तरह से स्टेराइल होना चाहिए स्पैचुला, उसी से कंटेनर में डालेंगे। जब आप कंटेनर में स्पैचुला के थ्रू स्टूल को ले लेते हैं तो उसके बाद टाइटली जो है वो कंटेनर को कवर कर देना है। आफ्टर केयर क्या कीजिएगा, जब प्रोसीजर हो जाएगा तो अपना ग्लव्स को रिमूव कीजिए। इसके बाद जो स्पैचुला था जिससे स्टूल को कंटेनर में डाला गया था, उसको सबसे पहले जो वेस्ट पेपर हम लोग देखे थे इक्विपमेंट में, उससे कवर करके डिस्कार्ड करना है। इसके बाद स्पेसिमेन जो है कंटेनर जो होगा उस पर नेम, हॉस्पिटल नंबर, डेट डाल देना होता है नॉर्मली। ये कोई भी सिंपली आपको इतना करना पड़ेगा। इसके बाद इमीडिएटली लैबोरेटरी में भेजिए, और जो भी इक्विपमेंट था उसे फिर क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है, और रिकॉर्ड कर दीजिए प्रोसीजर। तो ये था स्टूल का नॉर्मल सा। सो स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन बहुत ही ईजी है, ये आपको समझ में भी आया होगा बेसिकली कंटेनर और स्पैचुला से कैसे प्रोसीजर किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं यूरिन टेस्टिंग, जिसमें एल्बुमिन, एसिटेट, पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी देख। फर्स्ट आता है एल्बुमिन, जिसे यूरिन एल्बुमिन टेस्टिंग बोलते हैं। इसे यूरिन प्रोटीन टेस्टिंग भी बोला जाता है, क्योंकि एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। सो इट इज़ डन फॉर चेक प्रेजेंस एंड अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन। यूरिन में एल्बुमिन कितना है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूरिन एल्बुमिन टेस्टिंग किया जाता है। पर्पस क्या है, तो डिटेक्टिंग किडनी डिजीज, जैसे कि एल्बुमिन्यूरिया, मीन्स कि अगर एल्बुमिन ज़्यादा है यूरिन में तो उसे हम लोग एल्बुमिन्यूरिया बोलते हैं। अर्ली साइन ऑफ किडनी डैमेज, नॉर्मली किडनी एल्बुमिन को नहीं ये करता है, मतलब वहाँ से वो नहीं फिल्टर हो पाएगा। फिल्टर भी होता है तो बहुत कम अमाउंट में फिल्टर होता है, लेकिन अगर नॉर्मल मतलब जितना थोड़ा सा से अगर जितना उसका वैल्यू है उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो किडनी डैमेज की निशानी है कि इसे फिल्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें डैमेज हो गई, जिससे कारण ज़्यादा एल्बुमिन फिल्टर हो जा रहा है। और क्या करता है, मॉनिटर किडनी हेल्थ, जैसे कि अगर उनको किडनी डिजीज है भी तो कितना डैमेज है वो एल्बुमिन की लेवल को देखकर पता किया जाता है कि अगर ज़्यादा ही एल्बुमिन आ रहा है मीन्स कि बहुत ज़्यादा किडनी डैमेज हो चुकी है। कैसे यूरिन एल्बुमिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो डिप्स्टिक टेस्ट आता है। डिप्स्टिक टेस्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये यूरिन का पीएच हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, कीटोन, ये सब सारी चीज़ों को देखने के लिए डिप्स्टिक टेस्ट किया जाता है। ये क्या होता है, कंटेनर में यूरिन लिया जाता है, इसके बाद एक आता है स्ट्रिप, उसमें कलर कोडिंग होती है अलग अलग, और इसके बाद जो डब्बा होता है उससे कलर को मैच करवाया जाता है, और प्लस मतलब 3+ ऐसे ऐसे मार्किंग दी जाती है डिप्स्टिक टेस्ट में। तो यह सिंपल डिप्स्टिक टेस्ट क्या है, यूज केमिकली ट्रीटेड स्ट्रिप होती है जिसमें कि कलर चेंज होता है। सबसे पहले देखिए क्या क्या करना होता है, इसमें यूरिन है कंटेनर में, एक स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप को इस यूरिन में डालते हैं और निकाल के, और उसका कलर चेंज होता है और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, और एक डब्बा होता है जिससे कलर को मैच करवाया जाता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये स्ट्रिप होता है, इसी को यूरिन में डाला जाता है और फिर इसे कलर का मैचिंग करवा के और प्लस प्लस ऐसे स्कोरिंग दी जाती है। तो ये डिपस्टिक टेस्ट आपको याद रखना है कि एल्बुमिन का पता करने के लिए इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है 24 आवर यूरिन कलेक्शन। इसमें क्या है कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन आगे भी हम लोग देखेंगे कि पूरा 24 आवर तक का यूरिन हम रखते हैं, और तब अगर इस तरह से हम लोग देखें एल्बुमिन का लेवल तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली हमें पता चलता है, क्योंकि टाइम से कभी एल्बुमिन ज़्यादा ब्लड में हो रही है, कभी कम हो रही है, लेकिन अगर 24 आवर का रहेगा तो उससे मोर एक्यूरेटली जो है वो वैल्यू आती है। मेन है रिजल्ट। तो नॉर्मल रिजल्ट देखें तो जनरली लो एंड निग्लिजिबल अमाउंट में एल्बुमिन यूरिन में रहता है, जो कि नॉर्मल है। अगर बहुत कम रहता है, ना के बराबर, लेकिन अगर इंक्रीज हो रहा है रिजल्ट, तो आप क्या मतलब पेशेंट को क्या है, एल्ब्यूमिनूरिया इंडिकेट किडनी एंड अदर हेल्थ केयर इशू, कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए, नहीं फिल्टर हो सकता, लेकिन अगर इसमें डैमेज है, किडनी डिजीज है, तो वो फिल्टर होगा, जिसके कारण ज़्यादा अगर यूरिन में एल्बुमिन है तो उसे हम लोग एल्ब्यूमिनूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा था एसीटोन यूरिन टेस्ट। ये क्या है, इसको कीटोन टेस्ट भी बोलते हैं। कीटोन बॉडी यूरिन में कितना है उसे पता करने के लिए। तो कीटोन बॉडी तो 3 टाइप का होता है, हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एक एसिटेट, एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट और एक एसीटोन होता है। लेकिन इन दोनों को ज़्यादातर ना देख के बेसिकली इसी के लिए देखा जाता है, यूरिन में यही फिल्टर होके आ जाता है स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन में। मतलब देखिए कब ऐसा होता है, एसीटोन जो है वो हमारे जब अगर किसी को डायबिटिक मेलाइटस हो तो उनका ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा हो जाता है, मीन्स कि ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी क्या करता है, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े कि फैट जो है वो तोड़ने लगता है, लेकिन फैट से एनर्जी लेने की कोशिश करता है। अब अगर फैट से एनर्जी लेगा तो उसका ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि उसके वजह से कीटोन बॉडी ज़्यादा बनती है, और जब बॉडी में कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी, ब्लड में आएगा, ब्लड फिल्टर होने जाएगा यूरिन में, तो वो यूरिन में फिल्टर करता है, क्योंकि वेस्ट तो फिल्टर करेगा। तो वही नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लेकिन फैट का यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा होगा। तो वही डायबिटिक कंडीशन में अगर बहुत सीवियर डायबिटिक मेलाइटस जिनको हो तो वो उनकी यूरिन में एसीटोन बॉडी देखने को मिलती है, और उसी को पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो वही बात सेम लिखा है कि हाई एसीटोन लेवल है यूरिन में, तो ये साइन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, कि डायबिटिक के कंडीशन में फैट टूटने लगा, क्योंकि उनके ब्लड में शुगर है लेकिन वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो अब बॉडी सोच रहा है कि जो हमारे पास फैट है उससे लेने की जो है वो एटीपी यूज़ करने के लिए ग्लूकोज उसी को बनाते हैं, लेकिन उसके चक्कर में कीटोन बन जा रहा है। तो उसी कंडीशन को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। ये कब होता है, जब अनकंट्रोलेड डायबिटिक, बहुत ज़्यादा डायबिटिक की कंडीशन हो जाए, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए बॉडी में। नॉर्मली ये रहता है यूरिन में कितना, या तो एकदम नहीं रहेगा या फिर 0.6 मिली मोल पर लीटर है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो शो करता है कि डायबिटिक कीटोसिस की कंडीशन है, कीटोएसिडोसिस की। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, इसमें नॉर्मली इतना ही इम्पॉर्टेंट था। आगे हम लोग देखें यूरिन का पीएच कैसे चेक करते हैं। तो ये टेस्ट जो है मेजर जो यूरिन है वो एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है, उसे जानने के लिए डिपस्टिक टेस्ट का यूज़ करके ही या फिर पीएच मीटर का यूज़ करके पीएच का हम लोग वैल्यू पता करते हैं यूरिन का। प्रोसीजर इसका क्या है, तो कलेक्ट यूरिन सैंपल। सबसे पहले सैंपल लीजिए यूरिन का। क्लीन कैच यूरिन सैंपल होना चाहिए। क्लीन कैच क्या होता है कि आप पेशेंट को बोलिए कि फर्स्ट जो अवॉइड करेगा वो मतलब जैसे ही वो यूरिन पास कर रहा है तो फर्स्ट वाला वो डिस्कार्ड करे, लास्ट वाला डिस्कार्ड करे और बीच वाला कंटेनर में सैंपल ले लेगा। डिपस्टिक टेस्ट नेक्स्ट प्रोसीजर में आता है। तो ये क्या है, ये डिप्ड इनटू द यूरिन सैंपल। जो हम लोग पहले भी देखे कि स्टिक था उसे सैंपल में डालना होता है और उस स्टिक का कलर चेंज होता है और एक डब्बे में इस तरह से उसे मैच किया जाता है कि किसके साथ मैच हो रहा है, और वहाँ पे लेबलिंग रहता है कि अगर इससे इस कलर से मैच हो रहा है तो 7 है, इस कलर से मैच हो रहा है तो 8 है। तो इस तरह से पेज का चेक किया जाता है, जैसे हम लोग आगे पहले देखे एसीटोन का। अब कंपेयर कर लिया जाता है वो जो कलर चार्टिंग होती है कि कैसा स्ट्रिप का कलर चेंज हुआ, और उससे पीएच का पता चलता है। अगर इससे भी ना पता चले तो एक पीएच मीटर टेस्ट होता है, जो कि पीएच मीटर जो यूज करते हैं
यूरिन का pH कितना है उसको पता करने के लिए। ये जो है प्रोवाइड मोर प्रिसाइज रीडिंग, इससे अच्छी रीडिंग मिलती है। इससे कलर में हो सकता है कि गलती हो, लेकिन इससे सही सही रीडिंग मिलती है। नॉर्मल यूरिन का पीएच कितना होता है तो 4.5 से 8.0, और अगर एवरेज देखें तो स्लाइटली एसिडिक होता है 6। अगर इससे ज़्यादा कम हो रहा है तो कोई एबनॉर्मलिटी है किडनी में, या फिर क्यों ऐसा हो रहा है ये इससे पता चलता है। बेसिकली किडनी की एबनॉर्मलिटी ये सबको जानने के लिए कि वो ज़्यादा फिल्टर ये सब कर दे रहा है H+ या क्या, यूरिन का पीएच हम लोग देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू याद रखना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड यूरिन कंपेयरिंग डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कि पता है कि वाटर से ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है यूरिन का, तो उसका ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। पर्पस क्या होता है कि हाउ वेल वेयर किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन, कि मतलब उसमें जो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स सब पाए जाते हैं जिसके कारण यूरिन कंसंट्रेटेड होता है। तो ये ग्रेविटी, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो यही सारी चीज़ों को बताती है। कैसे इसे मेजर करते हैं तो इसके लिए भी डिप्स्टिक टेस्ट यूज़ करते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है रिफ्रैक्ट्रोमीटर, जिससे पता चल जाती है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये मीटर है या फिर डिप्स्टिक टेस्ट का आप ध्यान रखिएगा। इंटरप्रिटेशन आप कैसे कीजिएगा, नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यूरिन की नॉर्मल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज है वो 1.005 से 1.030 होता है। अगर 1.030 से ज़्यादा हो रहा है तो चांस है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, किडनी हो। कैसे, आप बस इतना सा समझिए। यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होता है, ये जब वाटर से कंपेयर किए तो, लेकिन स्पेस इतना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है मीन्स कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं यूरिन में। ऐसा कब होगा, डिहाइड्रेशन, मीन्स कि बॉडी में वाटर है नहीं, तो वाटर जब ज़्यादा नहीं रहेगा तो सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसी का वैल्यू ज़्यादा होगा, या फिर वॉमिटिंग में भी वाटर की कमी हो जाती है। तो मतलब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये सब कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो सकती है। कम कब हो सकता है, डायबिटिक इंसिपिडस, इसमें क्या होता है पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाती है। जितने भी वाटर है वो यूरिन के थ्रू आउट होते हैं, तो इसमें सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसके कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। या फिर कोई ज़्यादा वाटर ले रहा है तब भी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का बस ये नॉर्मल वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, जो कि इतना होता है, और कब कम होगा कब ज़्यादा होगा वो आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यूरिन कल्चर। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये यूरिन कल्चर मीन्स कि मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन, वही बात कि फर्स्ट यूरिन को डिस्कार्ड करना है लास्ट वाला, और मिड वाला को कंटेनर में ले लेना है। विदाउट कंटामिनेशन कंटेनर एंड यूरिन स्पेसिमेन, जो यूरिन का सैंपल लिए उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल्चर कर रहे हैं बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म को पता कर रहे हैं, जैसे स्टूल में कर रहे थे। पर्पस क्या है, कलेक्ट अनकंटामिनेटेड यूरिन स्पेसिमेन। काहे के लिए, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है कि अगर जो बैक्टीरिया के कारण ये जैसे यूटीआई है तो बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो सेंसिटिविटी इसी से पता चल पाती है कि उसे कौन सा वो मेडिसिन के रेसिस्टेंस है। ये सब सारी चीज़ें इस सैंपल से ही पता चल जाती है। टू डिटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसा कि हम बताइए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को पता करने के लिए यूरिन कल्चर किया जाता है। डायग्नोस एंड ट्रीट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, कि कौन सा एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के प्रति काम करेगा, ये सारी सेंसिटिविटी को भी पता करने के लिए ये यूरिन कल्चर से ही पता चल पाती है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सारा कंटेंट आपको लिखना होगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए, बहुत अच्छे से, कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ की चांसेस ना हो, नहीं तो गलत उसका वैल्यू आ सकता है। शुड बी कलेक्टेड इन मॉर्निंग, मॉर्निंग का ये होना चाहिए यूरिन का सैंपल। नेक्स्ट आता है आफ्टर वॉशिंग द पेरिनियल एरिया एंड ड्राइंग द कलेक्ट मिड स्ट्रीम। इसमें इंपॉर्टेंट है कि पेरिनियल एरिया वॉश हो ताकि बाहर की कोई बैक्टीरिया या फिर ये इसमें ना जा पाए। नेक्स्ट आप पॉइंट डालिए कि पेशेंट को कैसे प्रिपरेशन एंड एनवायरनमेंट का कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना होता है, प्राइवेसी देना मस्ट है। आर्टिकल को अरेंज कर दीजिए बेड साइड, और इसके बाद कलेक्ट एंड अरेंजिंग द
जो कल्चर बॉटल है पूरा स्टेराइल होना चाहिए, वो भी लैब से आपको मंगवा लेना है। इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, बेसिंग एंड सॉप होना चाहिए ताकि पेरिनियल एरिया को वॉश कर सके। स्टेराइल ग्लव्स होना चाहिए, टॉवेल होना चाहिए, गॉज पैड्स होना चाहिए, कल्चर बॉटल होना चाहिए, के बेसिन मतलब कि किडनी ट्रे होना चाहिए अगर नीडेड है तो। सब प्रोसीजर क्या है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट क्लीन पेरिनियल विथ सॉप एंड वाटर। उनको बता दीजिए कि सबसे पहले पेरिनियल को वॉश कर लीजिए। इसके बाद ओपन पेरिनियल को कैसे वॉश करना है पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वुमेन है तो अपर से इनर की ओर आना है, और अगर मेल है तो सर्कुलर मोशन मुँह से करना है। ओपन कंटेनर को ओपन कीजिए। उसके बाद पेशेंट को बताइए कि अवॉइड करें स्टेराइल किडनी ट्रे में, जो किडनी ट्रे आती है सबसे पहले उसमें अवॉइड करेगा। अगर अनेबल है, नहीं वॉशरूम जा सकता है तो उस टाइम पे वो फर्स्ट वाला किडनी बेसिन में करेगा, फिर बीच वाला को हम लोग उस कंटेनर में 30 से 50 ml या फिर जो कंटेनर है वो हाफ या फिर 3 पार्ट उसका वो फुल होना चाहिए। मिड वाला पार्ट मतलब फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो डिस्कार्ड करेगा यूरिन को। इसके बाद कैप जो है वो अच्छे से उसे मतलब ये कर दीजिए, और कभी भी लिक्विड जो यूरिन है उसे टच आपको भी नहीं करना है क्योंकि वो कल्चर के लिए जा रहा है। आफ्टर केयर क्या कीजिएगा, कंटेनर लेबलिंग ये सब कर दीजिए, हॉस्पिटल नेम में सब जो डेट है वो डाल दीजिए, और लैब में भेज दीजिए उस कंटेनर को, और प्रोसीजर को रिकॉर्ड कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट था, कैसे कैसे लिखना है सारी चीज़ों का आपको लिखना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर क्या, इक्विपमेंट क्या, आफ्टर केयर, सारी चीज़ों का आप लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आता है हमारा यूरिन रूटीन टेस्ट एंड टाइम यूरिन स्पेसिमेन। रूटीन टेस्ट क्या है, ये रूटीन टेस्ट ऑल्सो नोन एज यूरिन एनालिसिस। यूरिन का एनालिसिस करने के लिए मतलब क्या पर्पस है, तो एनालाइज द यूरिन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसका कलर कैसा है, या फिर कोई भी किडनी फंक्शन सही से हो रही है कि नहीं, इसके लिए टेस्ट करते हैं। हाइड्रेशन स्टेटस को देखने के लिए, या फिर इन्फेक्शन, डायबिटिक, ये सब में मतलब यूरिन रूटीन का मतलब क्या है कि पेशेंट आया और उसका अगर उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये टेस्ट कर देते हैं। ये इतना ही जाना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे हम लोग देखते हैं। यूरिन से रिलेटेड जो लास्ट था हमारा टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसको 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन भी बोलते हैं। दिस टेस्ट टेक पर्टिकुलर टाइम फॉर यूरिन सैंपल। इसमें पर्टिकुलर टाइम लिया जाता है, जैसे कि सुबह के 8 बजे से दूसरे दिन का सुबह 8 बजे तक जितना बार भी यूरिन वॉइड करेगा पेशेंट, सबको रखा जाएगा। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले मतलब 8 बजे से उनका यूरिन लेना है ऐसा डॉक्टर बताए हैं, तो फर्स्ट टाइम डिस्कार्ड करवा दीजिए 8 बजे से पहले। जैसे ही सो के उठा कि आप डिस्कार्ड कर लीजिए, और उसके बाद 24 आवर तक नेक्स्ट आपको कलेक्ट करते रहना है। उसे आइस में स्टोर किया जाता है ताकि कोई भी डिटोरिएशन ना हो, कोई भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म ना आए। 24 आवर टाइम कलेक्शन में काहे यूज होता है, किसके लिए, तो सबसे पहले यूरिया क्रिएटिनिन को जानने के लिए, प्रोटीन यूरिया को उसमें प्रोटीन है कि नहीं, ये सब सारा चीज़ देखने के लिए। कभी कभी हार्मोन्स आते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोज, सबको देखने के लिए, टू चेक कंप्लीट यूरिन आउटपुट पर डे। मतलब 24 आवर का हम लोग ले रहे हैं तो कितना वो उनका आउटपुट सही है कि नहीं, उसको भी चेक करने के लिए। तो ये इतना ध्यान रखिएगा आप कि 24 आवर में फिर टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन है क्या, क्या स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा यूरिन को कलेक्शन के लिए। मोर एक्यूरेट जब यूरिया क्रिएटिनिन ये सब को देखना हो हमें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे कि किडनी डैमेज हो गया तो ज़्यादा क्रिएटिनिन ये सब आएगा, कम आएगा, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। एक आता है हमारा स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर, कलेक्शन ऑफ कफ आउट स्पूटम फॉर कल्चर स्टडी, आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके लिए स्पूटम का सैंपल लेके लैब में भेजना। पर्पस क्या है, कोई भी डिजीज कंडीशन रेस्पिरेटरी से रिलेटेड उसको पता करने के लिए। स्पूटम का में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो, जैसे कलर ये सब चेंज हो जाता है डिजीज कंडीशन में, उसको देखने के लिए, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को पता करने के लिए भी हम लोग स्पूटम कल्चर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पूटम को, उसकी क्वांटिटी, ऑर्डर, कलर, ये सब होता कैसा है, तो अब नॉर्मलिटी पता चलेगी। क्वांटिटी अगर देखें तो नॉर्मली नहीं स्पूटम एक्सपेक्टोरेटेड होना चाहिए नॉर्मल, अगर सारा चीज़ कंडीशन है तो। लेकिन डिजीज़ कंडीशन में इसका अमाउंट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है लोग एक्सपेक्टोरेटेड करने लगते हैं। ऑर्डर अगर देखें तो नॉर्मली ऑर्डर लेस होता है, कोई भी इसका ऑर्डर नहीं होता। लेकिन अगर लंग्स अब्सेस हो, कार्सिनोमा हो, या फिर ब्रोंकी एक्टाइटिस हो, तब स्पूटम जो है वो बैड फॉल स्मेलिंग, बहुत गंदा उसका स्मेलिंग होता है।
ये सारी कंडीशन आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़िएगा, भी टेंशन मत लीजिए, बस आप ये याद रखिएगा। कलर अगर देखें तो नॉर्मल कलरलेस होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर पस हो तो ये येलोइस कलर का आपको स्पुटम देखने को मिलेगा। अगर ब्लैकिश स्पुटम हो तो स्मोकिंग के कंडीशन में ये ब्लैकिश स्पुटम हो जाता है। अगर ब्लड स्पुटम में प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन के हीमोटाइसिस बोलते हैं, यहाँ पे पी साइलेंट रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेड एंड फ्रूथी स्पुटम कब होगा? जब फ्रेश ब्लीडिंग फ्रॉम लंग्स से अगर कहीं पे इंजरी हो गया और फ्रेश ब्लीडिंग हो तो रेड या फिर फ्रूथी कलर का स्पुटम देखने को मिलता है। अगर ग्रीनिश किस कंडीशन में होगा? ब्रोंकी एक्टाइसिस की कंडीशन में। और ब्राउन कब होगा? जब गैंग्रीनियस कंडीशन हो जाए लंग। माइक्रो आरएनए सबका पता करना हो तो लैब में भेजना पड़ेगा, इन्फेक्शन का पता करना हो। अब लैब में भेजना हो या फिर एबनॉर्मलिटी देखना हो, उसे कलेक्ट कैसे करोगे और कैसे देखोगे, हम लोग वो देख लेते हैं। तो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए। स्टेराइल स्पुटम कंटेनर होना चाहिए जिसमें स्पुटम कलेक्ट कर सके। स्पुटम मग या फिर कप होना चाहिए। टिश्यू पेपर होना चाहिए। किडनी ट्रे जो होता है उसी को किडनी बेसिन बोला जा रहा है। प्रोसीजर कैसे करना है? सबसे पहले इंस्ट्रक्ट टू कलेक्ट स्पेसिमेन अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रशिंग। जब भी स्पुटम का जो सैंपल लिया जाता है बिना ब्रश किए अर्ली मॉर्निंग का लिया जाता है। इंस्ट्रक्ट टू रिमूव एंड प्लेस ऑफ लीड एज अ फेसिंग अपवर्ड, मतलब कि उसका लीड निकाल के और जो कंटेनर है उसके फेस के पास रखना है। इंस्ट्रक्ट द कप डीपली एंड एक्सपेक्टोरेट डायरेक्टली अ स्पेसिमेन कंटेनर, उनको बोलिए कि आप एक्सपेक्टोरेट कीजिए और कंटेनर में डायरेक्ट वो आए। कलेक्ट द लिस्ट 10 ml ऑफ स्पुटम, मतलब कंटेनर में इतना ml होना चाहिए। फिर इसके बाद क्लोज कर दीजिए कंटेनर को इमीडिएटली ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ पाए। आफ्टर क्या करना होता है? पेशेंट का नेम लिखिए, डेट, हॉस्पिटल नेम, ये नॉर्मल सी चीज़ें जो कि हम लोग पहले भी देख रहे हैं। इसके बाद स्पेसिमेन को लेबोरेटरी में सेंड कर दीजिए और इक्विपमेंट हटा दीजिए, वॉश हैंड कीजिए और रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ये स्पुटम कल्चर था कि कैसे प्रोसीजर, ये सब हम लोग की एबनॉर्मलिटी ये सब क्या थी। हमारा लास्ट पॉइंट आता है ओवरव्यू ऑफ रेडियोग्राफिक एंड इंडोस्कोपिक प्रोसीजर। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगी। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ओवरव्यू ही हमें देना है, मतलब ब्रीफली ही पढ़ना है, तो जल्दी से हम लोग ख़त्म करते हैं। सबसे पहले रेडियोग्राफी का अगर देखें, रेडियोलॉजिक प्रोसीजर का अगर ओवरव्यू देखें तो रेडियोग्राफी होता क्या, सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी प्रोसीजर है, सबको पता है, जिसमें कि रेडिएशन का यूज किया जाता है। एक्स रेज जो है वो हाई रेडिएशन में यूज होगा, जिससे जो हमारे बॉडी के इनसाइड जो ऑर्गन में कोई एबनॉर्मलिटी या फिर वो कैसा है उसकी पिक्चर जो है वो कंप्यूटर में मतलब शो होती है, जिससे एबनॉर्मलिटी सब पता चलता है। एक्स रे पास थ्रू द बॉडी, और ये चीज़ें फिल्म या फिर कंप्यूटर पे, मतलब एक्स रे बॉडी में जाती है और एक कंप्यूटर पे शो होती है, उसकी इमेज पिक्चर बनता है कंप्यूटर पे, उससे डिटेक्ट होती है। प्रोसेस क्या है बस ओवरव्यू हमें देखनी है। तो प्रोसेस में सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं, जिसमें क्या प्रिपरेशन में क्या बोलिएगा कि कोई भी ज्वेलरी हो, क्लॉथिंग हो तो उसे हटा देना है और हॉस्पिटल गाउन पहना दिया जाता है कोई भी रेडियोग्राफी करने से पहले। नेक्स्ट पोजिशनिंग कौन देते हैं? जो रेडियोग्राफर होते हैं वो करेक्ट पोजिशनिंग की, मतलब जैसे कि हैंड का लेना है या फिर एब्डोमेन साइड का लेना है तो हम लोग सुपाइन पोजिशन देंगे। अगर बैक एरिया का लेना है तो प्रोन, मतलब जैसा जहाँ का लेना है उस तरह से पोजिशनिंग दे देना है। एक्सरे एक्सपोजर, तो इसमें प्रोड्यूस एंड पास थ्रू द बॉडी। अब क्या होगा, मतलब फाइनली वो उस मशीन को ऑन किया जाएगा, जिसके कारण एक्सरे जो है वो जाएगी बॉडी में, और जब एक्सरे जाएगी तो इमेज क्रिएट होगा कंप्यूटर में और इसके बाद उस इमेज को इंटरप्रेट किया जाता है। एनालाइज द इमेज, लुक एनी एबनॉर्मलिटी, कोई भी बोन फ्रैक्चर, सब सारी चीज़ों में ये रेडियोग्राफी ये सब किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी रेडिएशन का यूज़ करके ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ओवरव्यू देखनी थी, जिसमें आपको पता कर लेना है कि रेडियोग्राफी क्या होता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे एक्सरे जाके और इमेज मिलता है उसे इंटरप्रेट किया जाता है। लास्ट पॉइंट हमें ओवरव्यू देखना है इंडोस्कोपिक प्रोसीजर का। तो ये जो है एक मेडिकल प्रोसीजर है जहाँ पे थिन फ्लैक्सिबल एक
ट्यूब होता है जिसमें कैमरा एंड लाइट फिट होता है, उसमें ब्लेड भी फिट होता है बायोप्सी ये सब करने के लिए। वो इंसर्ट किया जाता है बॉडी ऑर्गन कैविटी जैसे माउथ, एनस ये सब में। ये इंडोस्कोपी एक इक्विपमेंट है और ये बॉडी की कैविटी जो है उसको विजुअलाइज करने के लिए इसमें कैमरा ये सब लगे रहते हैं, वो इंसर्ट किया जाता है अंदर। कैसे इसे डन करते हैं, तो इंडोस्कोप जो इक्विपमेंट है उसे इंसर्ट किया जाता है नेचुरल जो ओपनिंग है जैसे कि माउथ या फिर एनस के थ्रू, ये बॉडी ऑर्गन की कैविटी में डाला जाता है होलो ऑर्गन में। कैसे यूज, किस लिए यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले डायग्नोसिस किसी चीज़ का मतलब कोई डिजीज कंडीशन रिलेटेड हो जीआई ट्रैक से तो एंडोस्कोपी का यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट जैसे कि कोई पॉलिप गांठ बन गया हो या फिर ब्लीडिंग को भी स्टॉप करता है एंडोस्कोपी। कैसे, ये अंदर जाता है, ये अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो वहाँ पे सूचरिंग भी कर देती है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन, डिटरमाइन अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम, जैसे कि किसी को हार्ट बर्न हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, तो कई बार नहीं पता चल पाती है, तो वो चीज़ों को जानने के लिए ये इंडोस्कोपी को अंदर भेजा जाता है और वहाँ पे कैमरा रहता है, डॉक्टर उसे मतलब यहाँ पे कंप्यूटर में देखते कि वहाँ पे हुआ क्या है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट बायोप्सी करता है, जैसा कि मैं आपको बताई कि ये माउथ है, इसोफेगस का कोई अगर कैंसर है तो इंडोस्कोपी ये माउथ के थ्रू डाला जाएगा और इसमें कैमरा है तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ही ये ट्यूमर या फिर कैंसर है। तो यहाँ से इस ब्लेड से निकलेगा और यहाँ से ये यहाँ से कुछ जो एबनॉर्मल मास है ग्रोथ हुआ है वहाँ का ले लेगा सैंपल और इस तरह से बायोप्सी में भी ये हेल्प करता है। ये सर्जरी भी करता है। कैसे, अगर कोई गाल स्टोन हो या फिर ट्यूमर हो तो डायरेक्ट ये इस इंडोस्कोपी की हेल्प से ही निकाल देते हैं। तो इंडोस्कोपी के बारे में आप इतना जानिए कि ये एक डिवाइस है जिसे जो नेचुरल ओपनिंग माउथ या एनस में डाला जाता है और इससे किसी चीज़ को डिजीज का डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करता है, जैसे पॉलिप है सबको, ब्लीडिंग है सबको रोकता है। इन्वेस्टिगेशन करता है क्यों उसको भी वॉमिटिंग नॉजिया हो रही है, बायोप्सी भी करता है और सर्जरी जैसे गालोस्टोन ट्यूमर ये सब का हटा देता है। तो यही था लास्ट। अगर मैं इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है LFT, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें ये GRBS भी आ सकता है और आप ध्यान रखिएगा स्पीकम कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से मैं नोट्स दी हूँ इतना आप एग्ज़ाम के टाइम पे ओवरव्यू ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपको कहीं भी कोई भी जैसे सिलेबस निकालते हैं प्रॉब्लम हो तो आप एक बार उस टॉपिक को लिखिएगा बाय प्रकाश नर्सिंग एकेडमी, आप वो चीज़ सर्च कीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। वैसे आपको पूरा 1 शॉट एटलीस्ट वीडियो देख लेना चाहिए जिससे आपका फंडामेंटल टिप ऑफ टंग पे हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीजनेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।